यूपी के लखनऊ जिले के हाईवे पर एक कपल रात के समय हनीमून के लिए शिमला जा रहा था। तब 6 लड़कों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद उसके बैग में कुछ ऐसा देखते हैं कि वे उस लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। कई बार लव मैरिज के बाद लड़के और लड़की में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और उसके बाद उनका तलाक भी हो जाता है। ऐसा ही एक किस्सा लड़की के साथ हुआ। शादी के 2 साल तो उनके अच्छे अच्छे गुजरे और उन 2 सालों में उन्हें जुड़वा बच्चे भी हुए, पर फिर भी उनके बीच लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। विधि उसकी फैमिली को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसके पति अमर को लगता था कि पूरा परिवार एक साथ रहे, लेकिन एक साथ रहना तो दूर, वह तो उसके परिवार वालों को फूटी आंख भी नहीं देख सकती थी। उन लोगों का तिरस्कार करती। उस दिन तो उसके पति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उसने कहा कि अगर तुम मेरे परिवार के साथ नहीं रह सकती हो तो तलाक देकर अपने घर जा सकती हो। विधि अमर के परिवार के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने तलाक लिया और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और तभी सोच लिया था कि मैं कभी लव मैरिज नहीं करूँगी। और कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई, और वह भी मम्मी पापा के पसंद के लड़के से। रोज मेरे पति शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आ जाते थे, लेकिन आज रात के 9 बज गए थे, तब भी वह नहीं आए थे। दूसरे दिन वे सुबह के 11 बजे घर आए। उन्हें देखते ही मैं उन पर बरस पड़ी कि रात भर मैं उनकी राह देख रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही वह अजीब तरीके से मुझसे व्यवहार करने लगे और बस उसी वजह से मैं उन पर बरस पड़ी। और वह मेरे हाथ में 2 लिफाफे देते हुए कहने लगे कि यह हमारे हनीमून टिकट्स हैं। इतना सुनते ही मेरा मूड तुरंत बदल गया। मैं सोचने लगी कि जरूर दुबई या कनाडा की टिकट होगी। वह मुझे कहने लगे कि हमें थोड़ी देर में ही निकालना है। इतनी जल्दी? मुझे तो अभी पैकिंग भी तो करनी है। हाँ तो कर लो ना। पैकिंग करते करते शाम के 6 बज गए। सास कहने लगी, बेटा शाम को घर से निकलना ठीक नहीं है और ऊपर से ठंड भी बहुत है, कल चले जाना। पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैं उन्हें गलत समझ रही थी। मम्मी जी, मुझे रात का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, हम इसी समय जाएंगे। इस पर सास ने कुछ नहीं कहा। फिर हम दोनों घर से निकले और गाड़ी में बैठे। मैंने उनसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। कहने लगे कि पहले हम तुम्हारे मायके जाएंगे, वहाँ 1-2 जगह घूमेंगे और फिर वहीं से शिमला घूमकर लौट आएंगे। उसका जवाब सुनते ही मैं उदास हो गई, क्योंकि मेरे मायके से शिमला बहुत ही पास था और मैं पूरी शिमला में घूमी हुई थी। मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। मुझे नई नई जगह घूमना फिरना बहुत पसंद था, पर पति का जवाब सुनते ही मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी मैं चुप रही। ससुराल से हम लोग करीब 6 बजे निकले, लेकिन खाना खाने के बाद हमें करीब 9 बज गए थे। तब रास्ते भी जल्दी ही सुनसान हो जाते हैं। ठंड में तो दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती हैं। पूरा रास्ता सुनसान और खाली हो गया था। सिर्फ मैं और मेरे पति, हम दोनों अपनी गाड़ी में गप्पे मारे जा रहे थे। तब मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी। मुझे लगा कि मानो कोई हमारा पीछा कर रहा हो। एक काले रंग की गाड़ी जिसने करीब 2-3 बार हमें ओवरटेक किया, उस पर शक हुआ। फिर लगा कि शायद मेरा वहम होगा। वह गाड़ी करीब 20 मिनट से हमारा पीछा कर रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था, पर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, ताकि उनका गाड़ी चलाने से ध्यान ना भटके और वह भी टेंशन में ना आए। मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ ऐसी हरकत करूं जिस वजह से मेरे पति को गुस्सा आए, क्योंकि काफ़ी देर से श्लोक मुझसे बहसबाजी कर रहा था कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। शादी के बाद एक लड़की को अपने जवाब पर काबू रखना चाहिए, और तुम हर वक्त मुझ पर ही रोक लगाती रहती हो, मानो मैंने किसी टीचर से शादी की हो। श्लोक यह सब कह ही रहा था कि तभी एक काली गाड़ी जोर से ब्रेक लगाते हुए हमारी गाड़ी के सामने आकर रुक गई, जैसे वह हमारा रास्ता रोकना चाह रहे थे। हम दोनों ही हक्का बक्का रह गए, पर भगवान का शुक्र है कि हमारी जान बच गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। हमें लगा कि वह पुलिस की गाड़ी है। हमने देखा तो गाड़ी में से 1-2 नहीं बल्कि 7 लोग थे, और वे सभी यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि काले और नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैं और मेरे पति बहुत हैरान हो गए। उन लोगों ने हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। हम समझ गए थे कि ये साधारण लोग नहीं हैं, चोर डाकू हैं।
मैं भगवान से विनती करने लगी कि हमें बस इन लोगों से बचा लो। उतने में उन लोगों ने मेरे पति को गाड़ी से बाहर खींचा, बंदूक की नोक पर हमको दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। श्लोक उनसे कहने लगा कि तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे, बस हमें छोड़ दो। फिर हमने उन्हें अपनी गाड़ी के कागजात भी दे दिए। तब उन्होंने वे अपने पास रख लिए। मुझे लगा कि वे लोग मोबाइल वगैरह लूट कर चले जाएंगे, लेकिन वे बहुत ही नालायक लोग थे। उनकी आवाज़ भी बहुत ही भयानक सी लग रही थी। मैं एक बगल में डर के कारण खड़ी हो गई। तब वह मुझ पर हंसने लगे और एक आदमी बोला, यह है देखो, आज की संस्कारी और खानदानी बहू कितनी सीधी लग रही है। श्लोक कहने लगा कि आप लोगों को जो पैसा चाहिए ले लीजिए, बस इसे कुछ मत कहिए, आप ये गाड़ी भी ले जाइए। तब एक आदमी बोला कि यह गाड़ी, पैसा तू रख, सबसे कीमती तो तेरी बीवी लग रही है। हमें तो बस इतना सुनते ही मेरा दिल कांपने लगा। मैं पूरे तरीके से कंपकपा गई। ऐसे लग रहा था कि वहां से भाग जाऊं। उन लोगों ने श्लोक को मारना शुरू कर दिया। एक आदमी मेरी तरफ आ रहा था। श्लोक उनसे हाथ जोड़कर कहे जा रहा था कि इसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, पर वे सभी हंसे जा रहे थे। फिर उन्होंने श्लोक को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया और मैं उस गाड़ी की तरफ दौड़ी तो एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे धकेल दिया। मैं वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, पर उन लोगों के आगे मेरी एक नहीं चल पाई। उन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, हमारे बैग, कपड़े, सब कुछ। उनमें से एक आदमी मेरे पति के हाथ पैर बांधकर उसे लेकर चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब एक आदमी कहने लगा कि बड़े दिनों के बाद ऐसा माल मिला है, हम जिस काम से आए हैं हमें वह काम कर लेना चाहिए। उनकी ऐसी गंदी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उस अनजान जंगल में मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वे किसी तो रूप में आकर मुझे बचा लें। तभी मेरी नज़र मेरे बगल में खड़े आदमी पर पड़ी, जिसे देखो मान मेरे होश ही उड़ गए थे। वह मेरी तरफ आए जा रहा था, एक जंगली भेड़िए की तरह वह मुझे नजर आ रहा था। उतने में दूसरे आदमी ने उसे आवाज लगाई, यह देखो, यह क्या है। उस आदमी को श्लोक के बैग में से कागजात मिले, जिन्हें देख पता नहीं क्या हुआ, पर उन लोगों का रूख नरम हो गया। वह आदमी मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। उनके मन बदल गए थे, वे लोग शांत हो गए। तो मैं भगवान का शुक्रिया करने लगी, मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे रही थी। पर मैं सोचे जा रही थी कि आखिर बैग में ऐसा क्या था। और फिर मैं यही सब सोच जा रही थी कि गाड़ी ने ऐसा झटका दिया कि अगले ही पल मैं बेहोश हो गई और जब आँख खुली तो मैं बेड पर थी। यह किसी का घर लग रहा था। मैंने आंखें खोली तो रात का किस्सा मुझे याद आने लगा। मुझे अपनी सास की बातें भी याद आने लगी कि अगर मैंने उनकी सुनी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। श्लोक की चिंता लग रही थी, वह अलग से। मैं यही सब सोचे जा रही थी कि इतने में वह आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मैं चीखने ही वाली थी कि उसने मुझे चुप रहने का इशारा दिया और आगे बोला, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, यह देखो मेरे पैर पर भी जख्म है। कल रात हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम अब मेरे पास हो और ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हुआ वह हम सबको बर्दाश्त करना होगा और तुम मेरे घर में हो, हम इज्जतदार लोग हैं, यहाँ ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं चाहूँ तो जो तुम्हारे साथ करना चाहता वह कर सकता था, और तुम मेरे माँ बाप से यही बताना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, समझी। इतना कहकर वह जोर से दरवाज़ा पटक कर चला गया। मैं रोने लगी। मन में यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरे घर वाले, मेरे पति मुझे अपनाएगा या नहीं। शाम को जब वह आदमी आया तो उसने मुझे कुछ अजीब ही बातें बताई। कहने लगा कि मेरा नाम सैम है और यह मेरा घर है। तुम्हें चोट लग गई है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, और जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। और इन सब में हैरान करने वाली बात यह थी कि वह मुझे दीदी कह रहा था। आगे कहने लगा कि तुम मेरे यहाँ सुरक्षित हो, एकदम मेरी बहन की तरह, और अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। बात यह है कि मैंने अपने माँ बाप से यह कहा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और हमारी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। और हाँ, यह तुम्हारी बैग है, तुम इसे अपने पास रखो। शाम तक तुम्हारा पति आ गया तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। उस आदमी के चले जाने के बाद मैं यही सोचने लगी कि इसे मुझे घर छोड़ना ही था तो इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी।
इसके पीछे क्या बात होगी? क्या उनकी श्लोक से कोई दुश्मनी है? लेकिन अगर दुश्मनी होती तो मौके का फायदा उठाया होता और हमारे सामान को लूट कर निकल गए होते। लेकिन इनमें से कुछ लोग तो श्लोक को लेकर एक गाड़ी में चले गए और दूसरी गाड़ी में मुझे लेकर आ गए। पर पता नहीं किस्मत में क्या था कि अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा क्या हुआ कि इनका मन बदल गया और मुझे किडनैप क्यों करना था। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। दूसरे दिन सुबह वह कमरे में आया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, बस तुम अपने घर का पता बता दो। गाड़ी में बैठते ही उसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हो? ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें अपने घर लेकर नहीं आते। तुम्हारे पति के सामने हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया और हमें तुम्हारे बैग में कुछ ऐसा मिला कि वह देखकर हमने तुम्हें तुरंत ही छोड़ दिया। मतलब ऐसा क्या था मेरे बैग में, वह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम अपने घर पहुंचकर खुद देख लेना। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर तुम लोग हो कौन और हमें किडनैप क्यों किया? मैंने उस आदमी से सच जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी मैं चुप रही। बहुत विनती करने पर, थोड़ी दूर आगे जाने पर वह कहने लगा कि मेरा नाम अमर है, मैं तुम्हारे पति को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या इसका मतलब तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया था? तुम श्लोक के दोस्त हो। तब वह बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताऊंगा, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। मैंने मजबूरी में उसे हाँ कर दी। आगे वह कहने लगा कि मैं और श्लोक बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। हम दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था, यहाँ तक कि मेरी बहन को कॉलेज छोड़ने भी कभी कभी चला जाया करता था। पर अपने सगे भाई से बढ़कर भी मैंने उसे माना था। फिर धीरे धीरे लगा कि श्लोक मेरी बहन के करीब आ रहा है, पर मैंने तब भी उस बात को अनदेखा किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा। फिर बहन की पढ़ाई के बाद हम उसके लिए रिश्ते देखने लग गए और अचानक श्लोक ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसके पीछे की वजह क्या थी मेरी समझ नहीं आ रहा था और ना ही वह कभी बोला कि वह मेरी बहन को पसंद करता है। फिर शादी का दिन आया। हम सभी मैरिज हॉल में पहुंच गए थे और दुल्हन अपने कमरे में नहीं थी। हम सभी यह सुनकर बहुत हैरान थे। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। लड़के वालों को जब यह बात पता चली तो वे शादी छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में ही यह बात आग की तरह फैल गई कि मेरी बहन भाग गई है। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि श्लोक भी शादी में नहीं आया था। हमने उसे अपने परिवार का हिस्सा माना, इतना मान सम्मान दिया और उसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि श्लोक कभी भी ऐसा कुछ कर सकता है। हम सबके तो मानो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। फिर करीब सुबह 4 बजे मेरी बहन लौट आई और बोली कि शादी का झांसा देकर श्लोक मुझे अपने साथ ले गया और मेरा फायदा उठाकर मुझे बीच रास्ते पर ही छोड़ दिया। यह सुनकर तो मानो मेरे सर पर पहाड़ ही टूट गया हो। इतना सुनने के बाद हमने अपनी बहन को जिंदा ही मार देना चाहिए था, पर उससे पहले उसी ने मौत को गले लगा लिया था। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और मैं तब तो चुप था, पर मैंने सोच लिया था कि श्लोक और उसकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही कुछ जरूर करूँगा। फिर मुझे तुम्हारे हनीमून के जाने के बारे में पता चला और मैंने अपने दोस्तों के साथ यह सारा प्लान बनाया। मैंने सोच रखा था कि जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया वही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हारे बैग के कागजात देखे तो मुझे तुम पर दया आ गई, क्योंकि वह कागजात तलाक के पेपर थे और उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया था। और जब मेरे दोस्तों ने उसे पूछा तो बताने लगा कि उसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है और उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी तुमसे करवाई है, पर वह इस रिश्ते को नहीं झेल सकता, इसीलिए तुम्हें फंसाकर तुमसे साइन लेकर हमेशा के लिए तलाक दे देगा और माँ से कह देगा कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था और तुम उसके साथ भाग गई। फिर उसने इन बातों की मुझे वीडियो भी दिखाई। यह सच जानने के बाद मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं। आखिर इन सब में मेरी गलती क्या थी? मैं श्लोक के यहाँ न जाकर अपने मायके गई और ज़्यादा कुछ बिना बताए बस तलाक के कागज दिखा दिए। मेरे माँ बाप भी बहुत दुखी थे
पर अब हो भी क्या सकता था। मैं आज तक यह नहीं समझ पाई कि इन सब में मेरा क्या कसूर था।